बच्चों, अब हम रसोपरासरणी कल्पना, जिसे हम अंग्रेजी में केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको जानेंगे। केमी-ऑस्मोटिक या रसोपरासरणी शब्द में आप एक शब्द देख रहे हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, परासरण, जिसे अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे आप अच्छे से जानते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? यह पदार्थों का अपने अधिक सांद्रता से, खुद के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। मान लो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ से पदार्थ जो है, मान लो यहाँ पर अधिक सांद्रता है पदार्थ का, यहाँ से पदार्थ जब कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यहाँ कम सांद्रता है तो पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, या अर्धपारगम्य झिल्ली मान लो, तो इसे परासरण कहते हैं। तो ये रसोपरासरणी परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें इस परासरण के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण के लिए ये परासरण होना जरूरी है। इसे और अच्छे से हम जानेंगे। जैसे बच्चों, ये देखकर आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा से कम की ओर गति करना, पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही पदार्थ गति करते हैं, और तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ पदार्थों की सांद्रता जब तक बराबर ना हो जाए तब तक ये गति होती रहती है। यानी पदार्थों की गति के लिए सांद्रता का अंतर होना ज़रूरी है। अंतर, यह शब्द आ रहा है, सांद्रता का अंतर होना ज़रूरी है, और इसी अंतर को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता, जिसे इंग्लिश में ग्रेडियंट कहा जाता है। तो हम लोग केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा जानेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का संश्लेषण होता है। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का संश्लेषण होता है। यहाँ पर जो एटीपी का संश्लेषण होता है उसमें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, और एडीपी आपको पहले भी बता चुके हैं, एडीपी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एटीपी का संश्लेषण करते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होता है वह सूर्य से नहीं प्राप्त होता है, वह ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण, पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है उससे जब ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा का प्रयोग एटीपी के संश्लेषण में माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। इसीलिए जब क्लोरोप्लास्ट की बात आती है तो क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी का संश्लेषण होता है उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, यानी फोटो यानी लाइट, सूर्य की ऊर्जा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है एटीपी का संश्लेषण तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुआ उससे जो फॉस्फोरिलेशन होता है, यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रिया करके एटीपी बनाते हैं। तो इसे इसीलिए ऑक्सीडेटिव कहते हैं और इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली की बनी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में जो बनता है, जो फॉस्फोरिलेशन होता है, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में के अंदर जो थाइलाकॉइड है, बहुत सारी थाइलाकॉइड जो मिलकर एक ढेर के रूप में ग्रेना बनाती है, आप जानते हैं, स्ट्रक्चर देख चुके हैं उसकी, उसमें यह क्रिया होती है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये जो अंतर होता है
यह अंतर होना जरूरी है पदार्थों की सांद्रता का, तभी पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं और इसी अंतर को प्रवणता कहते हैं। और आप ये भी जान लीजिए, जब ये पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तब ये ऊर्जा मुक्त करते हैं। अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब ये गति करते हैं तो ये ऊर्जा मुक्त करते हैं और इसी ऊर्जा का प्रयोग होता है एटीपी के संश्लेषण में। इसे और क्लियर से हम जानने के लिए अभी हम एक थाइलाकॉइड के झिल्ली में, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया होती है, तो इसे हम थाइलाकॉइड के झिल्ली का निर्माण करके हम जानेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये एक थाइलाकॉइड है, जैसे मान लीजिए ये एक थाइलाकॉइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और ये इसकी झिल्ली है, जो कि आप जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली के जैसी ही इसकी संरचना होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई। इसे आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये झिल्ली है। अब ये हमने इसको थाइलाकॉइड बनाया है, ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड की झिल्ली है। अब इस थाइलाकॉइड के अंदर कुछ द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं इसके अंदर, तरल द्रव होता है जिसे हम पढ़ चुके हैं, इसे ल्यूमेन कहते हैं। उसी प्रकार थाइलाकॉइड के चारों तरफ भी पदार्थ पाए जाते हैं, तरल पदार्थ, द्रव भी पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं, ये तरल पदार्थ है, मान लीजिए ये है स्ट्रोमा। अब थाइलाकॉइड के झिल्ली में ही फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 होता है। हम इस तरह बना देते हैं, ये फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। आप जानते हैं, आपने इससे पहले अचक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा था, जिसमें आप जानते हैं थाइलाकॉइड के झिल्ली में फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। अब यहाँ पर इस झिल्ली में मैंने बताया था कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राही भी होते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पर साइटोक्रोम, ये प्लास्टोक्विनोन है मान लीजिए, ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और यहाँ है प्लास्टोसियानिन, झिल्ली में है। और यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 में जल का विघटन होता है, जल के अणुओं का विघटन होता है, इसे भी हम जानते हैं। तो यहाँ जल के अणुओं का विघटन हो रहा है, मान लीजिए ये जल के अणु हैं जो कि विघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के परमाणु, जो कि 2 अणु होंगे जल के तो वो ऑक्सीजन गैस में बदल जाएंगे। अभी हम यह देख रहे हैं कि किस तरह एटीपी बनता है, जिसमें ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जैसे मैंने बताया पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो यहाँ पर जो सांद्रता है वो ल्यूमेन का बढ़ना जरूरी है। ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ना बहुत जरूरी है और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का घटना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है ये आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ल्यूमेन में कैसे बढ़ेगी? पहले तो यहाँ पर जब फोटोलिसिस होगा 3 तरीके से बढ़ेगी। जैसे जब जल के अणुओं का फोटोलिसिस होगा तब ये बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन ये बन गया यहाँ पर। दूसरा तब होगा जब यहाँ पर आप जानते हैं जब सूर्य के प्रकाश को ये फोटोसिस्टम 1 ग्रहण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वह प्लास्टोक्विनोन द्वारा, पहले तो प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा, फिर प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ये ग्रहण कर लिए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन।
अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं प्लास्टोक्विनोन के साथ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है प्लास्टोक्विनोन तो ये स्ट्रोमा, ये भी क्या है, ये सिर्फ मैंने यहाँ स्ट्रोमा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पर स्ट्रोमा है, सारी जगह पर इसके चारों तरफ, थाइलाकॉइड के चारों तरफ स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन होते हैं उस हाइड्रोजन आयन को, 2 हाइड्रोजन आयन को ये प्लास्टोक्विनोन इसे ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन का अपचयन होता है। और ये प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर मैं बताऊँगी, ये प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन को के साथ क्रिया करके PQH2 बना लेता है, जो कि अस्थाई होता है। ये PQH2 बहुत ही अस्थाई यौगिक होता है। और ये PQH2 यहाँ पर जैसे मान लो ये PQH2 जो है वो यहाँ बना PQ से, और ये PQH2 फिर जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ये इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है तो हाइड्रोजन जो यहाँ से स्ट्रोमा से इसमें आया था और ये PQH2 में बदला था, ये इसमें से हाइड्रोजन इसमें यहाँ आ जाता है और साइटोक्रोम में इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम में कॉम्प्लेक्स में इसका साइटोक्रोम आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पर स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन कहाँ आ गया, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आ गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित होता जाता है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में आने लगता है। एक और जगह जब फोटोसिस्टम 1, ये तो दूसरा तरीका हुआ हाइड्रोजन आयन का ल्यूमेन में बढ़ना। अब फोटोसिस्टम 1 आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन जब फोटोसिस्टम 1 में आता है और यहाँ पर भी सूर्य के प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर निकलता है और निकल के ये एक्साइटेड होकर फेराडॉक्सिन में जाता है और फिर फेराडॉक्सिन से ये NADP+ के साथ इलेक्ट्रॉन क्रिया करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन NADP और हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन आयन के साथ ये अपचयित होता है। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है, ये भी स्ट्रोमा से ही आता है। आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ का ये हाइड्रोजन बताया था, ये हाइड्रोजन आयन ये निकल कर स्ट्रोमा में जाता है तो उसी स्ट्रोमा के हाइड्रोजन आयन को यह प्राप्त कर लेता है NADP। तो स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन आयन है इसे प्राप्त करके ये NADPH+H+ में अपचयित हो जाता है। अब ये जो स्ट्रोमा में H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी और ल्यूमेन में यानी कि इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि सांद्रता जब एक तरफ अधिक रहती है और एक तरफ कम रहती है तो कम से फिर अधिक से फिर कम की ओर पदार्थों का गमन होने लगता है। तो अब यहाँ पर जैसे ये पूरी झिल्ली है थाइलाकॉइड की, यहाँ पर एक और संरचना होती है, ऐसे बहुत सारी संरचना होती है यहाँ पर और उसमें से वो संरचना है, इस तरह की संरचना आपने देखा है, इसे PC यानी कि CF फैक्टर कहते हैं, यानी कपलिंग फैक्टर इसे कहते हैं। CF से तात्पर्य है कपलिंग फैक्टर। ये यहाँ इस तरह की संरचना आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वहाँ पर इस तरह के संरचना आप F पार्टिकल नाम से आप जानते हैं। तो इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड की झिल्ली में भी इस तरह की संरचना पाई जाती है। और यहाँ पर ये आप देखें ये स्टॉक है और ये क्या है, हेड है यानी सिर वाला भाग। यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे ATPase कहते हैं, ATPase या फिर ATP सिंथेटेस कहा जाता है। ATP सिंथेटेस एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम ATP का निर्माण करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ATP का निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर ATP का निर्माण होगा, एक अणु ADP के एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्रिया करेगा और फिर ATP का निर्माण यहाँ पर होगा।
किसके उपस्थिति में? इस ATP सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर कैसे होगा? जैसे मैंने बताया, जब भी पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो वो ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ है वह है हाइड्रोजन आयन, यानी कि जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन को एक और नाम है, आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन, तो यहाँ पर प्रोटॉन की सांद्रता अधिक है और ल्यूमेन में और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की सांद्रता कम है। तो अधिक से कम की ओर यह गति करता है। तो ल्यूमेन से हाइड्रोजन आयन यहाँ से होते हुए, ये जो नली जैसी संरचना है जिसे हम CF यानी कपलिंग फैक्टर कहते हैं, यहाँ से होते हुए यह हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन जो है वह ल्यूमेन से होते हुए स्ट्रोमा में आने लगता है। तब तक आते रहता है जब तक दोनों की सांद्रता बराबर न हो जाए। जब ये आता है तो ये ऊर्जा मुक्त करता है। इसी ऊर्जा का उपयोग ADP और IP यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका उपयोग करते हैं और ATP का निर्माण करते हैं। इस तरीके से इसी प्रक्रिया को केमी ऑस्मोटिक कहा जाता है, केमी ऑस्मोसिस कहा जाता है, और ये इसी को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये तभी होता है जब दोनों तरफ यानी दोनों द्रवों में, झिल्ली के अंदर और झिल्ली के बाहर, प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर होता है, जिसे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रवणता, प्रोटॉन प्रवणता कहते हैं। इसमें जब प्रोटॉन प्रवणता जब बनता है तभी ये ATP का संश्लेषण होता है, और इसी ATP के संश्लेषण को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बन रहा है वह इस फोटोन की वजह से बन रहा है, सूर्य की किरणों की वजह से बन रहा है। इसे ही सूर्य की किरण ऊर्जा को ये जल जो है ये अवशोषित करके विघटित होता है और हाइड्रोजन आयन देता है। इसी सूर्य की ऊर्जा को पाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होकर या प्लास्टोक्विनोन में जाता है, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में जाता है कॉम्प्लेक्स में, फिर प्लास्टोसियानिन में जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है इसी ऊर्जा की वजह से होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता रहता है तो हाइड्रोजन आयन जो है वह स्ट्रोमा से ल्यूमेन में यानी थायलाकोइड के ल्यूमेन में आना शुरू हो जाता है, और इसी के कारण ल्यूमेन में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है यानी प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ जाती है और स्ट्रोमा की सांद्रता कम हो जाती है। और फिर यहाँ से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब यह हाइड्रोजन आयन जाने लगते हैं इस CF से होते हुए, कपलिंग फैक्टर से होते हुए, और यहाँ पर एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज। ये एंजाइम की उपस्थिति में ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्रिया करके ATP का निर्माण करता है। इस प्रकार हमें सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को केमी ऑस्मोसिस कहते हैं।